दर्शकों नमस्कार। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। भारत सहित दुनिया के विभिन्न देशों में बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। आप सभी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की शुभकामनाओं के साथ आज हमने यहाँ एक परिचर्चा का आयोजन किया है। आज हमारे साथ हैं संजीव जी। संजीव जी नमस्कार। नमस्कार। संजीव जी लेखक, समाज सेवी, विचारक और टीम इंडिया ऑनलाइन चैनल के संस्थापक हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में समसामयिक लेख आपके छपते रहते हैं। तो संजीव जी आपका यहाँ मैं स्वागत करते हुए जिस तरह बाबा साहब की जयंती पूरे विश्व में मनाई जाती है, एक विचारक, चिंतक, लेखक, दार्शनिक, पत्रकार भी के रूप में भी हम जानते हैं, समाज सेवी हैं, वे अर्थशास्त्री हैं और भारतीय संविधान के रचयिता हैं। ये सारी चीज़ें जो वो कर पाए, इतनी उन्होंने समझ से देश का संविधान लिखा, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने शिक्षा के बल पर प्राप्त किया। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ संजीव जी कि बाबा साहब ने शिक्षा के लिए किस तरह का संघर्ष किया, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी। आज की जो बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है इस मायने क्योंकि बाबा साहब का अगर शुरुआती जीवन हम देखें तो शिक्षा को लेकर के उनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। एक और स्कूल के बाहर बैठना पड़ा, पढ़ाई जो स्टूडेंट्स थे उनके साथ उनका संघर्ष हुआ। कई भेदभाव उनको झेलना पड़ा और भेदभाव के साथ साथ वो पढ़ते गए, कुशाग्र बुद्धि के थे। इसके बाद जैसा कि पूरा देश जानता है कि बाबा साहब को फेलोशिप मिली साहू जी महाराज के बदौलत। वो फेलोशिप की बदौलत वो विदेश में गए और वहाँ जाकर के उन्होंने पढ़ाई की। वहाँ जाने के बाद उनको ये महसूस हुआ कि जो हमारा अशिक्षित वर्ग है, जिसको हम वंचित वर्ग भी कह सकते हैं, उनकी भलाई पढ़ाई से ही हो सकती है। तो जब वहाँ से वो लौट कर के आए तो उन्होंने पत्र पत्रिकाएँ भी निकाली, लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत सारे उन्होंने किताब भी लिखे। लेकिन जो महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया, 2 कॉलेज उन्होंने बनवाया अपने जीवन काल में, ताकि ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग जो कि नहीं पहुंच पा रहे हैं, शिक्षा उन तक नहीं पहुंच पा रही है, वो शिक्षा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनको शिक्षा मिल सके और वो आगे बढ़ सकें। मैं समझता हूं कि वो और लंबे समय जीवित रहते तो शायद और भी कुछ अच्छा कर सकते थे। वो शिक्षा को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे थे। उन्होंने जितनी अपनी, जैसे आपने कहा कि बाहर जाके उन्होंने एक वातावरण देखा, उन्होंने ये उस समय अनुभव किया कि एक अच्छा एजुकेशनल एटमॉस्फेयर, मतलब वातावरण का मिलना जिससे और अच्छी शिक्षा मिल सके, इसलिए उन्होंने मिलिंद कॉलेज और सिद्धार्थ कॉलेज इसकी स्थापना की ताकि बच्चों को हाई एजुकेशन, उच्च शिक्षा मिल सके। और साथ साथ लोगों को प्रेरित किया कि आप अपने बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिलाएं। और अभी इसका एक हम देख सकते हैं कि शिक्षा हमारे मौलिक अधिकारों में भी शामिल है। और 2009 में अभी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो हमारे संविधान, जो अनुच्छेद 21A में आया है, तो ये हम अब तो शिक्षा का अधिकार हमारे मौलिक अधिकारों में शामिल हो गया है। तो निश्चित ही हर बच्चे का शिक्षा, कहीं ना कहीं इसके लिए प्रेरणा जो है बाबा साहब से दी। तो शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है और शिक्षा से ही महत्वपूर्ण परिवर्तन आते हैं। और बाबा साहब ये बताइए कि शिक्षा तो थी, लेकिन स्त्री शिक्षा के लिए वो क्या महत्व देते थे, कितना महत्व था स्त्री शिक्षा का, वो किस तरह से लेते थे? देखिए, बाबा साहब जो है, वैसे स्त्री शिक्षा का जो सबसे बड़ा काम, ये शुरुआती काम आप देखें तो सावित्रीबाई फूले के समय, महात्मा फूले के समय हुआ है। लेकिन महात्मा फूले को और सावित्रीबाई फूले को लोग नहीं जानते थे उस समय तक। बाबा साहब ने उनको अपना गुरु बताया और उनके बारे में लिखा, लोगों को जानकारी दिया। तब सारे लोग ये जानने लगे कि महात्मा फूले जी का क्या काम है, सावित्रीबाई फूले जी का क्या काम है। तो सावित्रीबाई फूले का जो सब महत्वपूर्ण जो योगदान है वो ये है कि महिलाओं को उन्होंने शिक्षा देने के लिए काम किया। बाबा साहब खास तौर पर महिलाओं की शिक्षा को लिए करके वो काफ़ी चिंतित थे और उनका ये कहना था कि अगर एक महिला पढ़ेगी तो वो पूरे परिवार को शिक्षित करेगी। और साथ साथ जो शिक्षित महिला है वो जिस भी क्षेत्र में जाएगी उस क्षेत्र में वो एक अच्छा
उसका जो आउटपुट है वो दे सकती है। मान लीजिए कि वो कृषि कर रही है, मान लीजिए कि कोई दूसरा टेक्नीशियन का काम है या घर का ही काम कर रही है, तो शिक्षित महिला जो है वो सारी चीज़ों को समझ करके एक बेहतर काम कर सकती है, बेहतर। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुरुष और महिला में जो अंतर है, जो एक प्रकार से जो भेदभाव है, वो भेदभाव भी मिटाने के लिए स्त्री शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। बाबा साहब ये मानते थे कि स्त्रियों को कानूनन भी सुविधाएं मिले, बराबरी का अधिकार मिले, तो संविधान में उन्होंने बराबरी का भी अधिकार दिया। उस पे हम ये और बात करें, जैसे स्त्री शिक्षा के बारे में बाबा साहब जो कहा करते थे कि यदि आपके लड़के और लड़कियों में किसी को शिक्षा देना हो तो निश्चित ही पहले अपनी बेटियों को शिक्षा दीजिए, क्योंकि बेटी पढ़ेगी तो पूरा घर पढ़ेगा और बेटा पढ़ने से वो अकेला ही रह जाएगा। तो निश्चित ही महिलाएं समाज की, घर की, समाज की धुरी होती है और चारों तरफ, क्योंकि बच्चा बचपने से माँ के हाथ में होता है, माँ के साथ पलता बढ़ता है। तो यदि निश्चित ही महिलाएं शिक्षित होंगी तो वो अपनी शिक्षा के द्वारा चारों तरफ प्रकाश ही फैलाएंगी, लोगों को और शिक्षित करेंगी, जागृत करेंगी। तो ये तो शिक्षा सच में, और जिस तरह से हम बार बार सुनते आ रहे हैं कि ज्योतिबा फूले, बाबा साहब ने उन्हें अपना गुरु माना था और उनके बहुत सारे विचारों को वो आत्मसात करते चलते थे। और वे कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसे जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा। और निश्चित ही आज हम देख पा रहे हैं सभी क्षेत्रों में भारत जो प्रगति कर रहा है। आज हमने आसमान की ऊंचाई तक जो सफ़र किया है, इतने 104 सैटेलाइट यदि हम एक साथ छोड़ पा रहे हैं तो वो शिक्षा की बदौलत ही है। और उसमें हमारी बहुत सारी महिला वैज्ञानिकों का भी हाथ है। तो ये तो सच में शिक्षित जब महिलाएं हो रही हैं तो देश की विकास में कंधे से कंधे मिला के वो साथ दे रही है, तभी वो भारत जो है विकसित हो पाएगा। नहीं तो विकसित होना बहुत मुश्किल है, सिर्फ पुरुष के सहारे विकसित नहीं हो सकता, महिलाएं भी बराबर सहयोग कर रही हैं, इसीलिए भारत आगे बढ़ रहा है। ये तो हुई शिक्षा की बात। बहुत तकलीफों से, बहुत कष्ट सह के बाबा साहब ने शिक्षा प्राप्त किया। तो संजीव जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सामाजिक उत्थान के लिए या लोगों के समाज में बराबरी लाने के लिए बाबा साहब ने किस तरह के कार्य किए? इसको दो भागों में हम देख सकते हैं अंजू जी। एक है आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद। तो आज़ादी के पहले जो है उनका आप संघर्ष आप देख सकते हैं, चाहे लोगों के बीच में बड़े पैमाने पर ये बात आई कि इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो उस पर लोगों ने सोचना चालू किया। जैसे आपने कहा अभी 14 तालाब का जो उन्होंने आंदोलन चलाया था, निश्चित ही ये आंदोलन एक मानवतावादी जो आंदोलन था कि हम एक मनुष्यों को जो बेसिक नीड थी, जो मूलभूत आवश्यक वस्तु थी पानी, वो पानी भी वो नहीं ले पाते थे। तो मनुष्य को उसके अपनी मूलभूत अधिकारों को दिलाने के लिए बाबा साहब ने संघर्ष किया। विभिन्न तरह के बाबा साहब सामाजिक आंदोलन चलाते गए। संविधान में उन्होंने क्लॉज दिया, बहुत सारे अनुच्छेद उसमें रखे और बराबरी के लिए उसमें बात कही कि किस तरह से महिलाओं की बराबरी जो है उसमें होनी चाहिए। वैज्ञानिक विचारधारा की बात रखी कि जो अंधविश्वास है उससे किस प्रकार से मुक्ति मिले लोगों को। देश जो है एक वैज्ञानिक विचारधारा वाला देश बने। उनका संविधान वैसे तो पूरे सारे जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने संविधान में मुहर लगाई है, वो हमारे पूर्वज थे। उन्होंने संविधान के बहाने ये सोचने की कोशिश की कि हमारा भविष्य का जो भारत है वो कैसा होगा। वो डॉक्टर अंबेडकर अकेले नहीं सोच रहे थे, उस समय वो मसौदा कमेटी के चेयरमैन थे और उसमें 7 सदस्य थे। तो जो मुख्य अध्यक्ष होता है उसके कंधे पे ये जाता है कि हाँ उन्होंने ये संविधान का निर्माण किया। और संजीव जी देखिए, भारतीय संविधान जो है उसकी यदि हम उद्देशिका को ही लेते हैं, इतनी अच्छी उद्देशिका है, हम भारत के लोग से वो प्रारंभ होती है कि हम भारत के लोग भारत पे एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे। तो देखिए उसके एक एक शब्द हमारे देश में किस तरह की स्थितियां होंगी, कैसा लोकतंत्र होगा, इसको वो परिभाषित करते हैं। और निश्चित ही कि उनके जिन्होंने संविधान की जब रचना की उसमें बहुत से हमें मूलभूत अधिकार भी मिले हैं, जिससे प्रत्येक मानव के लिए जो है समता और अवसर की समानता सुनिश्चित की। तो यदि मैं बात करूं कि भारतीय संविधान में हम और किस तरह की चीज़ों को पाते हैं कि वो मानवता पे केंद्रित है या सबके लिए उस पे प्रावधान है कि सभी को अवसर मिले। तो आप भारतीय संविधान की कुछ खूबसूरतियाँ को या जो उनके प्रारूप हैं जो कि वाकई मनुष्य के लिए या भारत देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस पे यदि कुछ अपने विचार रखें। बिल्कुल, देखिए भारत का जो संविधान है वो
निश्चित रूप से बहुत अच्छा है, बहुत लचीला है, स्थिति के अनुसार उसमें चेंजेस भी किए जा सकते हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि बाबा साहब जो है संविधान सभा के अंतिम भाषण में कहते हैं कि इस संविधान को अगर इम्प्लीमेंट करने में अगर कोताही हम बरतते हैं, अगर लोकतांत्रिक ढंग से उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, तो ये संविधान का कोई मतलब नहीं, वो एक किताब के बराबर है, वो बोलते हैं। तो संविधान में बराबरी की बात है, वैज्ञानिक विचारधारा की बात है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो साथ साथ ये भी बोलते हैं कि लोकतंत्र सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र से बात बनने वाली नहीं है। संविधान में ही इस बात का उन्होंने जिक्र किया है और अपने अंतिम भाषण में भी कहते हैं सामाजिक लोकतंत्र भी होना बहुत ज़रूरी है। क्या हम सामाजिक लोकतंत्र का जो माहौल है हमारे पास में वो बन पा रहा है? हम सामाजिक लोकतंत्र, वो कहते हैं कि सामाजिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। तो हमको ये भी प्रयास करना चाहिए, इस माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा हमारे तमाम दर्शकों को कि राजनीतिक लोकतंत्र तो हमें प्राप्त हो गया, लेकिन हम सामाजिक लोकतंत्र कब प्राप्त करेंगे? इसमें मैं वो भी जोड़ना चाहूँगी कि जो हमारी उद्देशिका देखते हैं कि हमें सामाजिक, आर्थिक और फिर राजनीतिक लोकतंत्र की वो बात करते हैं कि क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं मनुष्य, और हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे के साथ काम हमारी आवश्यकता है। तो सच में जब तक समाज में गैर बराबरी रहेगी, असमानता रहेगी, तो भारत का विकास संभव नहीं था। इसलिए वे सामाजिक लोकतंत्र की बात पहले करते हैं, और कानूनी रूप से तो सभी लोग एक बराबर हैं, एक वोट प्रत्येक व्यक्ति का बराबर है। लेकिन सामाजिक जो लोकतंत्र की स्थापना अभी भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं हम पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त कर पाए हैं। तो इस पे हमें और सतत काम करना होगा कि किस तरह से हम सामाजिक लोकतंत्र को बढ़ाएं, कैसे एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ समानता का, आदर का, अपनेपन का, भातृत्व की भावना से काम करे। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि भारत इतना विविधता वाला देश है, लेकिन जब तक हमारे मन में ये बात नहीं आएगी कि मैं प्रथमतः भारतीय हूँ और अंततः भारतीय हूँ, तब तक हम में वो भारतीयता की भावना, एक राष्ट्र की जो भावना है वो उतनी तेजी से नहीं आ पाएगी। तो हमें इस पे भी सोचना होगा कि मैं सिर्फ भारतीय हूँ और भारत मेरा देश है। जो भी मेरा एक कार्य है वो देश की प्रगति के लिए किस तरह से काम कर सकता है। संजीव जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि बाबा साहब ने महिलाओं को सामाजिक अधिकार दिलाने के लिए, उनके हक दिलाने के लिए, मैं ये बात भी कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब बहुत बड़े एक नारीवादी विचारक थे। उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की क्या स्थिति है, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, इतनी विविधता, विविध संस्कृति है, भूभाग है, उसमें उन्होंने महिलाओं की स्थितियों का आकलन किया कि पूरे देश में महिलाएं किस तरह से तकलीफ़ों का सामना कर रही हैं। और वो भारत में आज़ादी के पहले 1942 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में भी बात रखते हैं कि जब वो श्रम मंत्रालय देखा करते थे तो कि किस तरह से जो श्रमिक महिलाएं हैं, प्रसूति अवकाश उन्हें नहीं मिलती है तो उन्हें कितनी तकलीफ़ होती है। तो इस तरह से वो महिलाओं को बहुत करीब से जानते थे, उनकी स्थितियों को समझते थे और उनके लिए वो बहुत सारे अधिकारों की बात करते थे। तो किस तरह से बाबा साहब ने महिला अधिकार के लिए अपनी बातें रखी या संविधान में उसका प्रावधान किया? देखिए, संविधान की तो अपन बात कर ही रहे हैं, उसमें तो है ही, लेकिन एक बहुत बड़ा जो उनका काम है वो आप देखिए कि वो हिंदू बिल लाते हैं, हिंदू कोड बिल लाते हैं, और जिस समय वो कानून मंत्री थे, और उसके बाद क्या होता है कि वो उसको पास नहीं किया जाता, वो उसी कारण वो इस्तीफा दे देते हैं। अच्छा। आप हिंदू कोड बिल को आप देखिए, उसमें सबसे पहली बार संपत्ति जो है वो महिलाओं के नाम रखने का उसमें अधिकार मिला। सबसे पहली बार उसमें जो पिता की संपत्ति पे, पति की संपत्ति पे, दूसरा क्या है कि जो डाइवोर्स लेने का अधिकार मिला कि भाई अगर आप नहीं रह पा रहे हैं तो डाइवोर्स ले लें। तो इस तरह से बहुत सारे जो उसमें क्लॉज ऐसे थे जो कि भारतीय महिलाओं को, मैं किसी हिंदू महिला ऐसा बोलना ठीक नहीं है, मुझे लगता है कि भारतीय महिलाओं को उसका अधिकार मिल सके। और उस समय बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि मैं कह सकता हूं कि वो रूढ़िवादी रहे होंगे, उन्होंने इसका विरोध किया और विरोध के कारण उनको छोड़ना पड़ा। हालांकि बाद में कुछ संशोधन के बाद में
वो हिंदू कोड बिल लागू हुआ। तो हिंदू कोड बिल को ही अगर आप देखें तो बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है बाबा साहब का, जो कि उन्होंने महिलाओं के लिए किया। वो कहते हैं थे कि महिलाओं को आप स्वतंत्रता दीजिए, क्योंकि महिला अगर स्वतंत्र होगी तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ होगी। एक तो ये है कि जाति प्रथा जो है वो ख़त्म होगी, दूसरा ये है कि जो मतभेद है वो ख़त्म होगा, और जो एक भावना लोगों में है ब्लड को लेकर के कि भाई शुद्ध ब्लड की जो बात करते हैं, वो सारी चीज़ें ख़त्म होगी। क्योंकि हमारा जो भारत एक है, हम सब एक जैसे हैं, तो क्यों एक दूसरे के प्रति इस प्रकार से मतभेद की भावना रखा जाए, वो ये चाहते थे। इसीलिए उन्होंने हिंदू कोड बिल को इस तरह से बनाया ताकि जो पुरानी रूढ़ियाँ हैं वो टूटे और एक स्वतंत्रता मिले, महिलाओं को सशक्त हो, अधिकार और उनको तमाम अधिकार जो पुरुष को मिल रहे थे आज तक, वो सारे अधिकार उनको मिल सके। नहीं तो पहले देखिए पत्नी को पति की संपत्ति से भी नहीं मिलता था, पिता की संपत्ति से भी नहीं मिलता था, लेकिन आज सभी मिल रहा है। अभी वो हमारे उत्तराधिकार जो है उस तरह से अधिनियम आ भी गए हैं, उसमें सारा लागू है। नहीं तो पुराने आप भूआ अभिलेख के रिकॉर्ड निकाल के देखिए, उसमें महिलाओं का कहीं नाम आपको नहीं मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा इसका इसके साथ साथ जो उनका बहुत बड़ा काम था कि जो हम नारीवादी आंदोलन जो यूरोपीय देशों में देखते हैं कि उन्होंने लड़कर वोटिंग राइट्स पाया, वोट का अधिकार मिला, लेकिन बाबा साहब ने अब संविधान निर्माण के समय ही पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी समानता से वोट देने का अधिकार देकर उन्हें बराबरी पर लाके खड़ा किया। इसके साथ साथ वे कहते थे कि महिलाओं को पढ़ना चाहिए, उच्च शिक्षा लेना चाहिए। जब तक वो शिक्षित नहीं होंगी तब तक उसके अंदर आत्मविश्वास नहीं आएगा और वो अपने आप को स्थापित नहीं कर पाएंगी। जैसे कहते हैं ना कि महिलाओं को घर देखना है, किचन में रहना है, या शादी के बाद पति के अंदर रहना है, मतलब कहीं ना कहीं उसमें एक आत्मविश्वास उस समय नहीं जगा था। वो पढ़ लिख के यदि आर्थिक रूप से सशक्त होती है, अपने निर्णय खुद ले पाएंगी। तो इस तरह भारत में, क्योंकि हमारी आधी आबादी तो महिलाओं की है, और जब यदि एक गाड़ी के दो पहिए बराबर नहीं होंगे तो विकास किस रफ्तार से होगा। आपकी इसी बात से मैं थोड़ा सा और जोड़ता हूँ कि देखिए वो सर्विस को लेकर के भी वो बड़े वो थे, और महिलाओं को कैसे खास तौर पर नौकरी में सुविधा मिले, है ना, चाहे आप मैटरनिटी लीव की बात कहें या फिर और दूसरे प्रकार की जो बच्चों के पालने के लिए छुट्टियां चाहे की बात कहें, वो सारी चीज़ों का उन्होंने उस समय प्रावधान किया रखा था। 26 सप्ताह की जो मिलती हैं छुट्टियां, तो ये जब तक, क्योंकि महिलाओं की और पुरुषों की एक समस्याएं अपनी अलग अलग हैं, आपको वो सुविधाएं देनी होगी, क्योंकि वो भी एक अपने जीवन का, अपने राष्ट्र का हिस्सा है। तो जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन आपको देना होगा, तब तो महिलाएं आगे बढ़ पाएंगी। तो इसका बहुत अच्छे से उन्होंने ध्यान रखा, जो कि आज इम्प्लीमेंट हो रहा है। आज ये सारी चीज़ें लागू हो रही हैं और महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। तो मैं तो चाहूँगा इस बातचीत के माध्यम से कि जो निजी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं वो भी ये सारी सुविधाएं जो आज गवर्नमेंट दे रही हैं वो महिलाओं को दें, और उनका जो अधिकार है वो उनको मिल सके, ताकि वो पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला करके इसमें मैं बहुत सही कि किस तरह से प्रसूति अवकाश जो 26 हफ्तों की उन्हें मिलती है, उसी तरह इन्हें तो ये पेड मतलब सवैतनिक अवकाश हुआ करती थी। उसके साथ साथ उनके कार्य क्षेत्र में, क्योंकि निश्चित ही बच्चे छोटे रहेंगे, 4-6 महीने के बाद उनको अपनी माता की आवश्यकता होगी, तो कार्य क्षेत्र के ही पास उनके लिए पालना घर की व्यवस्था हो, ताकि वो अपने कार्य के साथ साथ बच्चों का ध्यान रख सके और उससे एक कदम आगे बढ़े। कि किस तरह से बालवाड़ियाँ जो हमारी आंगनबाड़ी और इस तरह का जो कंसेप्ट आया कि माता और बच्चे दोनों को भरपूर पौष्टिक आहार मिले। निश्चित ही जब बच्चा छोटेपन से, बालपन से उसको भरपूर न्यूट्रिशन मिलेगा, पौष्टिक आहार मिलेगा, तो उसकी शारीरिक और मानसिक विकास अच्छी होगी। और हमें किस तरह से जो देश के में लोगों को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से सशक्त बनाना है, ताकि वो अपनी भागीदारी प्रत्येक कार्य में दे सके। तो निश्चित ही महिलाओं के लिए, महिलाओं के साथ साथ छोटे बच्चों के लिए बाबा साहब ने कार्य किया, और इतने सारे वो काम करते रहे। तमाम उम्र वो बहुत सारे मतलब परेशानियों से जूझते रहे, अंधविश्वास रहा, पाखंड रहा, इन सब का जो लोगों के
जीवन में प्रभाव रहा उसे दूर करने के लिए वो समय समय पे उन्हें सचेत भी करते रहते थे। और साथ साथ उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के लिए, जैसे आपने कहा कि कॉलेजेस खोले, और उसके साथ साथ क्या उन्होंने क्या कुछ हॉस्टल तरह का भी कुछ खोला कि जिससे बच्चों को वहाँ रह के पढ़ने के लिए आसानी हो। और उच्च शिक्षा में उन्होंने किस तरह का प्रावधान? देखिए, उच्च शिक्षा में वो खुद विदेश गए थे और पढ़ करके आए। जब यहाँ पर वो आए तो उसके बाद बहुत सारे लोग हैं जिनको उन्होंने विदेश भेजा पढ़ने के लिए। कम, मेरे पास इसका लिस्ट है, करीब 40 लोगों को उन्होंने विदेश में भेजा पढ़ने के लिए। अभी भी हमारे पास प्रावधान होंगे शासन की तरफ से? अभी शासन की तरफ से काफ़ी प्रावधान है। केंद्र शासन से भी ये प्रावधान है कि बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश भेजने पे जो खर्च लगता है वो देती है। और उसका लाभ जो है शासन की वेबसाइट में जाकर के हम उसका लाभ उठा सकते हैं जो योग्य हैं। तो ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी संजू जी कि किस तरह से हम अपनी शिक्षा को तो ले ही सकते हैं, साथ साथ शासन की तरफ से विभिन्न जो योजनाएं हैं जो कि हमें आगे पढ़ने को प्रेरित करे, यहाँ अपने देश में उच्च शिक्षा लें या देश के बाहर भी हम अपनी शिक्षाएं ले सकते हैं। तो निश्चित ही हमको उन सारी चीज़ों को, वेबसाइट्स को, सारी चीज़ों को देखना चाहिए ताकि हम समझ सकें कि किस तरह से शिक्षा और उच्च शिक्षा हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे देश में जितने भी जो उच्च अधिकारी हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा एक अलग से कोचिंग इंस्टीट्यूट से बच्चे पढ़ रहे हैं, ले रहे हैं। तो क्या इस तरह की जो सुविधाएं हैं, जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या जो बच्चे मतलब उनको शिक्षा मिलनी चाहिए इन तरह की, तो इस तरह से हम किस तरह से उनकी मदद कर सकते हैं? नहीं, अगर सरकार की तरफ से आप देखें तो अंत्योदय योजना से लेकर के ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो खास तौर पर अनुसूचित जाति जनजाति के जो बच्चे हैं उनके लिए वो है। और तमाम हॉस्टल भी बनाए गए हैं। हॉस्टल के बारे में भी एक कहा जाता है कि बच्चों को हॉस्टल भेजना चाहिए ताकि उनको जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, अपने काम करने का उनको जो एक भावना आती है, सेल्फ डिसीजन लेने की भावना जाती है। तो बाबा साहब कहते थे कि अपने बच्चों को कम से कम जो है 5 साल के लिए आप हॉस्टल भेजिए ताकि वो अपने पैरों में खड़े होने का एक जो तरीका है वो सीखें और अध्ययन का एक माहौल उनको मिल सके, क्योंकि ज़्यादातर घरों में अध्ययन का माहौल नहीं मिल पाता। हमारे भारतीय जो घर की बनावट कुछ ऐसी है कि उस तरह से नहीं मिल पाता है। तो बच्चे और इस तरह की जो सुविधाएं हैं वो आप देख सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है और स्टेट गवर्नमेंट भी देती है। आपने अभी लेकिन शिक्षा की बात कही, पढ़ने लिखने के माहौल की बात की, तो निश्चित ही कि लोगों को हमें बचपने से बच्चों को बताना चाहिए कि आप लिखिए, अपनी बातें लिखिए, छोटी छोटी कहानी लिखिए, कविता लिखिए, व्यंग लिखिए, और तो और आप उपन्यास, सभी तरह की चीज़ें लिखते रहिए। अपनी विरासत को जानिए, अपने विरासत को कागजों पे उतारिए, लिखिए। तो ये जो सारी जो लिखने और पढ़ने की जो परंपरा निश्चित ही हमारे दिमाग को और ऊर्जा देती है, हमें चिंतन करने को प्रेरित करती है, और जिस तरह से हम इसको अपनी सांस्कृतिक क्रांति के रूप में भी ले सकते हैं। तो भारत में हम देखते हैं कि अभी सभी तरह की चीज़ें बहुत तेज़ी से चल रही हैं। हम आर्थिक विकास कर रहे हैं, हमारे देश की जीडीपी बढ़ रही है। किस तरह से सांस्कृतिक लोकतंत्र की या सांस्कृतिक विकास की जो बातें हैं उसको हम देखें कि उसका लोगों के जीवन में क्या प्रभाव होता है, तो हमें उसे किस तरह से ले जाना चाहिए? देखिए, उसके लिए मैं एक ही बात बोलूँगा कि जैसे ये हमारे सामने में गुलदस्ता है जी, अभी इसमें देखिए अगर सिर्फ एक ही फूल रहेगा तो गुलदस्ता कैसा लगेगा? एक ही रंग के होंगे। एक ही रंग के होंगे तो इस गुलदस्ते में जितने रंग हैं वो सारे रंग के फूल इसमें होने चाहिए। वैसे ही हमारा भारत है जो कि एक गुलदस्ता की तरह है जिसमें विभिन्न प्रकार के रंग, विभिन्न प्रकार के डिजाइन्स के फूल हैं। अच्छा, क्या सब फूलों को एक ही रंग में रखना ठीक रहेगा या एक ही डिजाइन के फूल रखना ठीक रहेगा? मेरा ख्याल है कि वो गलत होगा। तो इसीलिए हमारी जो विविधता है, हमारे भारत की विविधता, हमारा पहचान है, उस पहचान को कायम रखना है और उसको बनाए रखना है। हमारी बोली भाषा है वो लुप्त ना हो, सभी बोली भाषा जीवित रहे। हमारे पहनावे सबके अलग अलग हैं वो जीवित रहे, हमारे विचार हैं जो सबके अलग अलग हैं वो भी जीवित रहें, और उसके साथ जो जीवन है उसका एक बड़ा महत्वपूर्ण मतलब विविधता में एकता वाला हमारा जो भारत है उसका सपना जो है बाबा साहब देखते हैं और वो कहते हैं कि ऐसे ही भारत की ज़रूरत है और ऐसे रहने से ही भारत जो है अखंड और
विकसित भारत बन जी, पाएगा। तो हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजते हुए अगली पीढ़ी को देते हुए हमें इस तरह काम करना चाहिए। संजीव जी, एक आखिरी बात मैं कहूँगी कि जाते जाते हम दर्शकों के लिए कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बस मेरा यही संदेश है कि बाबा साहब ने जो कल्पना किया है, जैसे भारत की, या हमारे जो संविधान के रचयिताओं ने, जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने जो कल्पना किया है, जिसको कि प्रस्तावना में लिखा गया है, वैसे भारत बनाने की हमको प्रयास करना चाहिए, ताकि हम अपने पूर्वजों का विकसित भारत हम देख सके, विविधता वाला भारत देख सकते, एक सुंदर गुलदस्ता वाला भारत हम दे सके। जी जी, बहुत सही कहा संजीव जी आपने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, जैसे कि हमने जाना कि आज की इस परिचर्चा से आपके ज्ञान में निश्चित ही वृद्धि हुई होगी। आज के लिए बस इतना ही, पुनः मिलेंगे। नमस्कार।